नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल एडुवेरा एक्सएम यानी एडुवेरा एक्स्ट्रा मार्क्स शेपिंग फ्यूचर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबसे एक विनती है, एक अनुरोध है कि कृपया एडुवेरा एक्सएम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे मनोबल को काफ़ी बढ़ाता है, इवन कई गुना बढ़ाता है। तो उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है ताकि हम और मेहनत से आपके लिए और चीज़ें लेकर आएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह की श्रृंखला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था कुछ दिनों पहले। उस श्रृंखला में हम लोगों ने कारण और स्वरूप यानी कॉजेज़ और नेचर, इन दो चीज़ों को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज मैं अपने चैनल एडुवेरा एक्सएम के तहत आप लोगों के सामने 1857 के विद्रोह के परिणाम और प्रभाव यानी रिजल्ट और इफेक्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक बहुत व्यापक और महान विद्रोह था। तो जाहिर सी बात है कि इस व्यापक और महान विद्रोह के बाद इसके परिणाम भी काफ़ी व्यापक रहे होंगे। तो उन्हीं परिणामों पर आज की चर्चा है। मैंने इस क्लास में भी आप लोगों के लिए टर्म्स के उपयोग की व्यवस्था की है और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इन टर्म्स को नोट करते होंगे, याद करते होंगे, क्योंकि देखिए आंसर लिखते वक्त अगर आपको टर्म्स याद रहेंगे तो उनकी व्याख्या आप बेहद आसानी से कर लेंगे। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीजिए और टर्म्स याद कर लीजिए, तो आपके पास इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में आपके पास जो रॉ मटेरियल रहेगा कि आप उस आंसर को बेहद अच्छे तरीके से लिख सकें और उस क्वेश्चन के उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग को जस्टिफाई कर सकें। तो चलिए 1857 के विद्रोह के परिणाम और प्रभाव को पढ़ते हैं हम लोग। पहला जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ पावर। इसे सत्ता का हस्तांतरण कहा जाता है। सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर, हस्तांतरण। अब ये सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ? तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद यानी 1858 में कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के हाथों से भारत के शासन को ले लिया गया, छीन लिया गया और अब यह शासन सीधे सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया, यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत दे दिया गया। यानी भारत पर अब ब्रिटिश राजवंश का शासन सीधे सीधे मान लिया गया, यानी भारत ब्रिटिश राजवंश की प्रजा बन गई। चलिए, तो भारतीय प्रजा अब ब्रिटिश राजवंश की प्रजा बन गई। और इसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। अब ये पहला जो हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण, उसी में ये लिख देंगे कि 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी से भारत का शासन लेकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब सब टॉपिक के जो आपको टर्म याद कर रखने हैं वो है क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, यानी नए पद का सृजन। नए पद का सृजन, यह नया पद कौन सा था? तो यह नया पद था भारत सचिव का। सचिव जी, हाँ वही पंचायत वाले। तो भारत सचिव का पद नया बनाया गया। यह पद कहाँ था? तो यह पद ब्रिटेन में, लंदन में था। भारत सचिव का पद बनाया गया और इस भारत सचिव के पद को लेकर यहाँ दो बातें हैं याद रखने वाली। भारत सचिव का जो पद था
उसका स्तर कैसा था? तो कैबिनेट स्तर का, ये कैबिनेट स्तर का था। और यह किसके प्रति उत्तरदायी था? तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। चलिए, भारत सचिव का पद बना दिया गया। अब चूंकि भारत सचिव अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता था, तो इसके लिए एक मंत्री परिषद बनाई गई, यानी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई गई, जिसमें कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य होते थे। इन 15 सदस्यों का चयन कैसे होता था? तो 8 और 7, 8 और 7, 8 + 7 = 15। ये 8 और ये 7, इनकी नियुक्ति कैसे होती थी? तो ये सरकार के द्वारा नियुक्त होते थे, सरकार के द्वारा नियुक्त होते थे। और ये जो 7 थे, इन 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ये कौन सा डायरेक्टर थे? ये थे आपको कंपनी का किसी भी कंपनी का जो एक बोर्ड होता है, जो कोर्ट होता है, उस जो डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 7 का चयन होता था और सरकार 8 सदस्यों को चुनती थी। ये दोनों मिलकर 15 बनते थे, जो कि भारत सचिव की सहायता किया करते थे। तो नए पद का सृजन, तो इसे हम फिर से देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, यानी नए पद का सृजन किया गया भारत सचिव के नाम से। इसे कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त था। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति में 8 सदस्य सरकार के द्वारा चुने जाते थे और 7 सदस्य जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे। चलिए, तो ये हो गया आपका ये वाला नए पद के सृजन वाला समाप्त हो गया। अब दूसरा जो हमारा इसमें पॉइंट आएगा, टर्म आएगा, वो है चेंज ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, यानी पद नाम में बदलाव या परिवर्तन। पद नाम में परिवर्तन किया गया। याद रखिए, मैंने आपको ऊपर बताया नए पद का सृजन, नए पद, और नीचे बता रहा हूं पद नाम में परिवर्तन। नए पद का सृजन क्या था? तो अभी तक कंपनी का शासन जो भारत में चलता था, उसमें सबसे प्रधान व्यक्ति होता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद आरंभ किया गया। अब जैसे भारत सचिव के लिए एक 15 सदस्यों की समिति थी, वैसे ही वायसराय के लिए भी कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई। कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में इसमें आपको 6 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1861 यानी 1861 के अधिनियम के तहत इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। वायसराय की सहायता के लिए 12 सदस्यों की समिति कर दी गई। यह कब की गई? तो 1861 में यह किया गया। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वायसराय जो था, वायसराय बहुमत से निर्णय लेने का प्रावधान किया गया। बहुमत से निर्णय लेता था, लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर ही था, बहुमत से निर्णय लेता था, व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो मिलकर निर्णय ले रही है, उसमें बहुमत से निर्णय तो लेना था, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार किसको दिया गया? तो अंतिम निर्णय का अधिकार वायसराय साहब को दिया गया। यानी अगर वायसराय साहब, भले ही कार्यकारिणी समिति बहुमत से कोई निर्णय ले, लेकिन वायसराय का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत का शासन सीधे ब्रिटेन से अब होने लगा। तो पहला हमारा जो है आंसर शीट में पहला जो हम लिखेंगे वो ट्रांसफर ऑफ पावर में ए रहेगा क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट और बी रहेगा चेंज ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, यानी पद नाम में परिवर्तन। यानी पहला में भारत सचिव और दूसरे में वायसराय।
पहले में भारत सचिव जो होता था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की समिति थी और वायसराय की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई जिसमें पहले 6 सदस्य होते थे। बाद में 1861 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। दूसरा जो हमारा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट है पॉलिसी ऑफ मिलिट्री बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस, यानी सैन्य संतुलन और जवाबी संतुलन, सैन्य संतुलन एवं जवाबी संतुलन की नीति। सैन्य संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति। देखिए 1857 के विद्रोह में सेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जाहिर सी बात था कि 1857 के विद्रोह के जो भी विजेता होते वो सेना को लेकर कुछ ना कुछ नए नियम, नए जो है उसमें परिवर्तन करते। तो अब विजेता अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के जो है नेचर को समझा। उन्होंने यह समझा कि 1857 के विद्रोह जैसा अगर दोबारा विद्रोह हो गया तो उनके पांव उखड़ जाएंगे। 1857 के विद्रोह में भी यह माना जाता है कि अगर बड़े जमींदार या मध्यम वर्ग अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो उसी समय 1857 में ही अंग्रेजी सत्ता भारत से समाप्त हो जाती। खैर ऐसा हुआ नहीं और इतिहास में नो इफ नो बट होता है। तो लेकिन अंग्रेजों ने उस समय इस परिस्थिति को समझा था कि हमें सेना पर कंट्रोल, हमें सेना पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसलिए सैन्य संतुलन एवं जवाबी संतुलन की नीति लाई गई। अब इसमें जो पहला हमारा होगा प्रोपोर्शनल नंबर्स एंड अपॉइंटमेंट्स, यानी आनुपातिक संख्या और नियुक्तियां। ये याद रखने के लिए है, आनुपातिक संख्या एवं नियुक्तियां। इसे समझते हैं, आनुपातिक संख्या और नियुक्तियां क्या है। 1857 के विद्रोह के बाद यूरोपीय वर्चस्व, सेना में यूरोपीय वर्चस्व को बढ़ावा दिया गया। यह समझा गया कि भारतीयों, जो भारतीय सेना है, मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना, तो ब्रिटिश भारतीय सेना में जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों पर यूरोपीय वर्चस्व को कायम कर किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम उन्हें संतुलित रख सके, हम उन पर नियंत्रण रख सकें। इसीलिए यूरोपीय वर्चस्व को महत्व दिया गया और साथ में यह किया गया इसके लिए 2:1 यानी 2:1। यह कहाँ किया गया? बंगाल में। बंगाल में 2:1 यानी 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति की गई। हर 2 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति कर दी गई ताकि हम यानी अंग्रेज उसे काउंटर बैलेंस कर सकें। इसके अलावा बंबई और मद्रास में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। 5:2 का यह अनुपात रखा गया। बंबई और मद्रास में 5 भारतीय सैनिकों पर 2 यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई। इसके अलावा जैसे आपको टैंक हो गया, तोपखाना हो गया, इन यानी सेना के महत्वपूर्ण अंगों पर यूरोपियों की ही नियुक्ति की गई। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी यूरोपियों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा जो है आपको पहले से भी ये चला आ रहा था कि प्रमोशन नहीं मिलता था, तो जिम्मेदारी वाले जो पद थे उन पदों को भारतीयों से दूर रखने का प्रयास किया गया और एक तरह से एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार किया गया सेना में कि भारतीयों को ये कभी ना लगे, भारतीय मूल के सैनिकों को, कि वो जो है संख्या में ज्यादा है और वो विद्रोह करने के बारे में कभी सोच ना पाए। इसीलिए प्रोपोर्शनल नंबर्स एंड अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों को देखा गया, समझा गया और इसी तरह से इनका चयन करने का प्रयास
किया गया। दूसरी है न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियंस। यहाँ एक रोचक बात तो होती है, हम आज भी इस मनोविज्ञान से उबरे नहीं हैं। भारतीयों का नया वर्गीकरण। भारतीयों का नया वर्गीकरण किया गया। यह नया वर्गीकरण कैसा था? तो हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में विद्रोह की मारक क्षमता काफी अधिक थी। विद्रोह का प्रसार अधिक था, विद्रोह का घनत्व अधिक था। इन क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। न सिर्फ जनता ने, बल्कि सेना, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उस ब्रिटिश भारतीय सेना में बंगाल, बिहार और वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने विद्रोह में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्याग और बलिदान की भावना इनमें बहुत अधिक रही और इन्हीं के बदौलत 1857 का विद्रोह इतना उग्र रूप प्राप्त कर सका। इस बात को अंग्रेजों ने समझा और अंग्रेजों ने वो चाल चली जो अब तक नहीं चली गई थी। इनका वर्गीकरण किया गया, यानी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले जो सैनिक थे, जो लोग थे, उन लोगों को यानी जनता को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। गैर लड़ाकू माना गया, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। और वे उन क्षेत्रों के लोग, वे भारतीय, जिन भारतीयों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, उन क्षेत्र के लोगों को, उन लोगों को लड़ाकू घोषित किया गया। उन लोगों को लड़ाकू घोषित किया गया। आज भी ये हमारे दिमाग में भरा पड़ा है। ये लड़ाकू जाति कहा गया। ये किनको कहा गया? तो जैसे सिखों को गोरखों, गोरखा जो होते हैं, गोरखाओं को, पठानों को लड़ाकू जाति का कहा गया। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। इसके पीछे मंशा क्या थी? इसके पीछे मंशा ये थी कि दिमाग में लोगों के यह भर दिया जाए कि वो गैर लड़ाकू हैं और वो विद्रोह करने के बारे में न सोच सकें। आने वाली पीढ़ियों पर यह मानसिक नियंत्रण इतना प्रभावी रहा कि 1857 के विद्रोह के बाद इस तरह का व्यापक विद्रोह कई क्षेत्रों में हम नहीं देखते हैं। यह एक बड़ी सोची समझी और मानसिक रूप से जो है गुलाम बनाने को लेकर एक सोची समझी रणनीति रही। तो भारतीयों को ही आपस में ही दो वर्गों में बांट दिया गया। एक को लड़ाकू वर्ग कहा गया, एक को गैर लड़ाकू वर्ग कहा गया। तीसरा इसमें सब टॉपिक है डिवीजन इन द नेचर ऑफ आर्मी, यानी सेना के प्रकृति में जो है वह विभाजन किया गया। सेना की प्रकृति में विभाजन कैसे किया गया? तो सेना की प्रकृति, सेना अगर एकजुट है तो वो विद्रोह की संभावना ज्यादा है, तो सेना की प्रकृति में ही विभाजन कर दो। इस तरह की चाल चली गई। यहां सेना की प्रकृति में विभाजन करते हुए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जात आधारित रेजिमेंट बनाए, धर्म आधारित रेजिमेंट बनाए, क्षेत्र आधारित रेजिमेंट बनाए। और इससे हुआ ये कि एक क्षेत्र के सैनिक दूसरे क्षेत्र के सैनिकों से जो उनका एकाकार होना था, जो उनका एक क्षेत्र के सैनिक दूसरे क्षेत्र के सैनिकों से जब मिलते थे, आपस में चर्चा करते थे और एक दूसरे से जुड़ जाते थे, एकजुटता बनती थी, एकता का निर्माण होता था। उस एकता को तोड़ना आवश्यक था। इसीलिए क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया, धर्म के आधार पर बांट दिया गया, जात के आधार पर बांट दिया गया, ताकि एक क्षेत्र, एक जाति, एक धर्म के लोग एक दूसरे क्षेत्र, दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोगों से न जुड़ पाए और सेना में अनुशासन के नाम पर जो है वो विभाजन की नीति अपनाई गई, अर्थात मानसिक नियंत्रण पर
बल दिया गया। तो यही था पॉलिसी ऑफ मिलिट्री बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस, यानी सैन्य संतुलन एवं जवाबी संतुलन की नीति। सैन्य संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति में पहला पॉइंट था आनुपातिक संख्या का, यानी 2:1 बंगाल में और 5:2 बंबई, उस समय बंबई हुआ करता था, मुंबई नहीं, बंबई और मद्रास। बंबई और मद्रास में 5:2 यानी 5 भारतीयों पर 2 यूरोपीय, और बंगाल में 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय की नियुक्ति की गई। और अपॉइंटमेंट्स में भी काफी जो है भेदभाव किया गया। इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीयों को नहीं रखा गया। इसके अलावा सेना में ही जो महत्वपूर्ण पद थे या जिम्मेदारी भरे जो पद थे, जैसे तोपखाना या टैंक, इस तरह के जो है सो के प्रधान पद पर भारतीयों को नहीं रखा गया। सामरिक दृष्टि में भी हम लोगों ने देख लिया कि नहीं रखा गया। तो ये अपॉइंटमेंट था। इस तरह से संतुलन और जवाबी संतुलन बनाया गया। भारतीयों का नया वर्गीकरण किया गया, क्योंकि यह माना गया कि 1857 के विद्रोह जैसा फिर से अगर विद्रोह होगा तो अंग्रेज नहीं बच पाएंगे। इसलिए इन्होंने भारतीयों को लड़ाकू और गैर लड़ाकू वर्ग में ही बांट दिया। लड़ाकू उन लोगों को कहा गया जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह को दबाया, और गैर लड़ाकू उन लोगों को कहा गया जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस तरह से संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति यहाँ भी अपनाई गई। इसके अलावा तीसरा जो सब टॉपिक था हमारा, डिवीजन इन द नेचर ऑफ आर्मी, यानी सेना के प्रकृति में विभाजन करने की नीति जो चली गई। इस नीति के तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर जो है रेजिमेंट्स बनाए गए। तो इससे ये हुआ कि एकता नहीं रही, और जब एकता नहीं रही तो एक को दूसरे के विरुद्ध, एक जाति को दूसरे जाति के विरुद्ध, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध, एक भाषा को दूसरे भाषा के विरुद्ध, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध भड़काना काफी आसान हो गया। और इस तरह से मानसिक नियंत्रण किया गया और सैन्य संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति उनकी चल पड़ी। तीसरा जो पॉइंट आएगा हमारा, तीसरा पॉइंट है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति। फूट डालो एवं शासन करो। फूट डालो एवं शासन करो। इसका पहला सब टॉपिक है टू मोड्स ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स मुस्लिम्स। यहां देखेंगे टू मोड्स ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स मुस्लिम्स। मुसलमानों के प्रति जो अंग्रेजों का दृष्टिकोण था वो दो रुख दिखाता है। दो रुख क्या थे? नेचुरल एनिमी इन द बिगिनिंग, यानी आरंभ में उन्हें स्वाभाविक शत्रु, नेचुरल एनिमी माना गया, एंड कॉन्फिडेंट एंड एलाई ऑफ द ब्रिटिश राज लैटर, और बाद में उन्हें ब्रिटिश राज का विश्वासी एवं सहयोगी, ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंट एंड एलाई, विश्वासी एवं सहयोगी, विश्वासी एवं सहयोगी के रूप में माना गया। विश्वासी एवं सहयोगी। अभी यह लग रहा होगा कि यह तो दो विरोधी बातें हैं, इनमें कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अंग्रेजों ने उस समय टू अप्रोच, दो तरह के जो है दृष्टिकोण अपनाए थे, दो तरह का रुख अपनाया था मुसलमानों को लेकर। पहला रुख ये था कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद, और दूसरा रुख 1870 के बाद, यानी 1857 से 70 तक पहला रुख, और 1870 के दशक में जो शुरू हुआ उसके बाद का दूसरा रुख। पहला रुख क्या था? तो पहला रुख में उन्हें स्वाभाविक शत्रु माना गया है, और दूसरे रुख में उन्हें जो है विश्वासी एवं सहयोगी माना गया है। तो चलिए अब इसे जो है हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि विश्वासी एवं सहयोगी आखिर ऐसा क्यों किया गया, दो रुख अंग्रेजों ने क्यों अपनाया गया। एक रुख में वो पहले मुसलमानों को अपना शत्रु मानते हैं, और दूसरे ही रुख में हम देखते हैं कि उन्हें ब्रिटिश राज का विश्वासी एवं सहयोगी मान लिया जाता है। दरअसल इसकी बुनियाद जो है मुगल सत्ता से ही आती है। अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से पाई थी, तो अंग्रेजों ने जब सत्ता मुगलों से पाई और बहादुर शाह जफर
इस विद्रोह के सबसे प्रधान नेता के रूप में उभरे थे। तो ऐसा अंग्रेजों के मन में यह विश्वास भरा, विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में यह विश्वास भर दिया कि मुसलमानों से सत्ता चूंकि अंग्रेजों ने ली है, तो स्वाभाविक तौर पर मुसलमान उनसे नफरत करते हैं, स्वाभाविक तौर पर मुसलमान उनके शत्रु हुए, क्योंकि सत्ता अंग्रेजों ने उनसे ली है। और इसके अलावा विद्रोह में बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर नेता बनकर उभरे थे, उन्हें हराया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो जब यह 1857 का विद्रोह दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो यह माना गया कि मुसलमानों में, भारतीय मुसलमानों में यह संदेश साफ तौर पर गया है कि अंग्रेज उनके शत्रु हैं। और इस चीज को अंग्रेजों ने स्वयं स्वीकार लिया कि मुसलमान उनके स्वाभाविक शत्रु हैं, यानी मुसलमान उनके स्वाभाविक शत्रु हैं। इसके दो कारण माने गए। पहला कारण ये था, यह दृष्टिकोण क्यों आया, यह रुख क्यों आया, इसका पहला कारण यह था कि चूंकि अंग्रेजों ने सत्ता मुसलमानों से ली थी, और दूसरा चूंकि 1857 के विद्रोह जिसे दबाया गया उसके प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर थे। तो जाहिर सी बात है, प्रमुख नेता जो कि बहादुर शाह जफर जो कि मुसलमान थे, और उन्हें हराया गया, दबाया गया विद्रोह को, तो जाहिर सी बात है उन्हें वे हमारे शत्रु माने जाएंगे। इस दृष्टिकोण से जो है यह रखा गया। अब इसके चलते हुआ ये कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से दूरी बनाई और हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपनाई, लेकिन आगे चलकर यह महसूस किया गया कि अल्पसंख्यक जो है जाति को और बहुसंख्यक जाति को, इन दोनों में फूस करना जो है बहुसंख्यक जाति को काफी मुश्किल है। इसलिए 1870 और 1870 के दशक के बाद हम देखते हैं कि हिंदुओं से यह कटने लगे और मुसलमानों पर इनका जो है वो क्या कहते हैं प्रसाद, मुसलमानों पर इनका प्रसाद जो है सो ज़्यादा गिरने लगा, और मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंट और एलाई यानी विश्वासी एवं सहयोगी मान लिया, और हिंदुओं से इन लोगों ने, अंग्रेजों ने दूरी बनाना आरंभ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुसंख्यक जो है आबादी को खुश करना मुश्किल था। इसके चलते हुआ ये कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक दूरी बढ़ी। क्यों? क्योंकि एक जो है पक्ष शासनकर्ता का सहयोगी बन गया, उसके नजदीक ज्यादा हो गया, जबकि दूसरा पक्ष उतना ही दूर होता गया, और अंग्रेजों ने लोगों के मन में जहर नफरत का जो है भरते चले गए, और इस तरह से फूट डालो और शासन करो की नीति वो चलते रहे। चौथा पॉइंट आएगा एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, यानी देसी रियासतों के प्रति रुख, देसी रियासतों के प्रति नीति। यह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं प्रेम प्रकाश विदा लेता हूं। अगले क्लास में 1857 के विद्रोह के परिणाम के बाकी बचे टॉपिक हम करेंगे, और एडुएरा एक्सएम आप लोगों से अब विदा लेता है। आप लोगों से पुनः एक विनम्र निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।